वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत 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 स्वागत है आप सबका आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपके अपने उस मंच पर जहां आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, आपका जो भी कोर्स है वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो यकीन मानिए कि आपको कहीं भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज आपको खुद ब खुद समझ आती चली जाएगी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th, और क्लास 10th इसलिए भी इस बार क्रूशियल है क्योंकि आपके सारा सिलेबस चेंज हुआ है। सारा ही सिलेबस जो आप पिछली बार एकदम ऐसे पढ़ रहे थे कि तथ्यात्मक था सब कुछ बहुत ज्यादा, अब आप सब कुछ एकदम कॉम्प्रहेंशन स्टाइल में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपको आएगी ही, लेकिन वो प्रॉब्लम्स कोई मायने नहीं रखती अगर आप हमारे साथ हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एसएसटी में सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जिसकी शुरुआत हमने पिछले वीडियो में कर दी है, जहां हमने सीखा था कि फेडरलिज्म यानी संघवाद होता क्या है और इसके मुख्य विशेषताएं यानी की फीचर्स क्या क्या है। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि संघवाद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं संघवाद, तो प्रकार कौन कौन से होते हैं, या जिसको हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहला फॉर्म जो है या सबसे पहला प्रकार है, उसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहला प्रकार कौन सा है। सबसे पहला प्रकार वो है जिसको हम कह सकते हैं कि साथ आने का संघवाद। साथ आने का संघवाद। अब ये क्या बात हुई, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कमिंग टुगेदर, सॉरी इंग्लिश में हम कह सकते हैं कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म। देखो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अकेले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अकेले थोड़े प्रॉब्लम है, तो हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और उनको कहते हैं कि चलो एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप स्टडी करते हैं। ठीक है, जो चीजें मुझे नहीं आए वो आप बताना, जो जो चीजें आपको नहीं आए वो मैं बताता हूँ, या फिर हम दोनों को नहीं आए तो हम मिलके पूछेंगे किसी से। तो वो क्या होता है, वो आप एक दूसरे की हेल्प के लिए, अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यू आर कमिंग टुगेदर। ठीक है ना, तो बस यही कुछ ऐसा होता है जब कई सारे छोटे छोटे राज्य जो है वो आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि चलो कुछ समान नीतियां बनाई जाए और हम एक राष्ट्र की तरह साथ में रहते हैं, जिससे हमारी स्वायत्तता भी बनी रहे और हमारा विकास भी हो सके। तो ऐसे संघवाद को कहा जाता है साथ आने का संघवाद, या द फेडरलिज्म ऑफ कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरलिस्ट जो कंट्रीज होती हैं उनमें खासकर हम नाम ले सकते हैं यूएसए का, साथ ही साथ स्विट्जरलैंड का भी। यूएसए, स्विट्जरलैंड कुछ ऐसी ही कंट्रीज हैं। देख सकते हैं आप यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं जो एक साथ आए और जिन्होंने एक साथ रहना और एक देश की तरह काम करना मंजूर किया। और हालांकि इन सभी राज्यों के अपने स्वायत्त संविधान हैं, अपनी स्वायत्त न्यायपालिकाएं हैं, अपना एक जो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन सारे के सारे राज्य एक साथ हैं और एक राष्ट्र की तरह कार्य करते हैं। और ये राष्ट्र हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन स्थान पर है। ठीक है, दूसरा हम स्विट्जरलैंड का देख सकते हैं। इसमें ये जो छोटे छोटे आप सेक्शंस देख रहे हैं वो सारे अलग अलग स्टेट्स हैं। ठीक है ना, वो ग्रीन जो है वो बेमीज लॉलैंड है। देन हम देख सकते हैं ज्यूरिख इसी में है। देन हम देख सकते हैं कि वेलेशिया इसी में है। तो ये जो सारे स्टेट्स हैं वो सारे साथ में आए और उन्होंने एक साथ रहना निश्चय किया, एक साथ रहना निश्चय किया। अब ये एक साथ रहने की बात जो है, इससे जो क्या बना, इससे बना वो कहलाया संघ। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं फ्यूडल स्टेट। फ्यूडल स्टेट, तो ये जो फ्यूडल स्टेट जो बना ये कहलाता है कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म, या इसको साथ आने का संघवाद भी कहा जा सकता है। और इस प्रकार से राज्यों का जो एक
एसोसिएशन बनता है, उस एसोसिएशन को संघ या फ्यूडल स्टेट कहा जा सकता है। यूएसए और स्विट्जरलैंड इसके सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। इनके सारे राज्यों ने आपस में साथ रहने का निश्चय किया, यानी कि राज्य पहले अलग अलग थे, बिल्कुल ऑटोनोमस स्टेट्स थे, लेकिन इन स्टेट्स की ऑटोनॉमी, इन स्टेट्स की स्वायत्तता, इन राज्यों की स्वायत्तता कहीं नहीं गई, इनको स्वायत्तता उतनी ही प्रदान की गई है, लेकिन साथ ही साथ ये एक देश की तरह भी काम कर रहे हैं। तो ये जो पहला संघवाद का तरीका या प्रकार जो है वो है साथ आने का संघवाद या कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जो हमने जाना इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, दूसरा जो इससे बिल्कुल उलट है, जो हमारे भारत में लागू है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं साथ रखने का संघवाद। साथ रखने का संघवाद, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है ना। तो जिस तरह वो सब राज्य आए और उन्होंने मिलकर एक नेशन की फाउंडेशन रखी, भारत के मामले में या जैसे हम बेल्जियम को देखते हैं, इन दोनों देशों के मामले में उल्टा था। उल्टा कैसे है? आप देख सकते हैं भारत जो है एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, एक बड़े राष्ट्र को यहाँ दिल्ली में केंद्र में बैठकर संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया गया, और साथ ही में जो भारत में विविधता है, देखो सबसे पहली बात जो मायने रखती है वो होती है देश का आकार। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है नृजातीय और सांस्कृतिक विविधता। नृजातीय और सांस्कृतिक विविधता। अब ये दोनों ही चीजें आप देख सकते हैं कि भारत में बहुत ही इमेंस लेवल पर है। इमेंस यानी बहुत बड़े लेवल पर जो है भारत को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार भी बहुत बड़ा है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक बहुत विशाल राष्ट्र है। तो ऐसे में एक केंद्र से सबको संभालना। और दूसरा अगर हम बात करें नृजातीय और सांस्कृतिक, तो वो तो भारत की पहचान ही है। जितनी भाषाएं यहाँ बोली जाती है, जितनी तरह की संस्कृतियां यहाँ हैं, जितनी जातियां यहाँ रहती है, जितने रेसेस यहाँ रहती है, जितने स्पीसीज यहाँ निवास करती है, उतनी तो शायद विविधता किसी भी दूसरे देश में नहीं होगी। तो ऐसे में इन विविधताओं को बनाए रखते हुए जो पावर शेयर किया जाता है, इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था ना पावर शेयरिंग का, तो ये जो पावर शेयर किया जाता है और पावर शेयर करने के लिए उनको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। अब आप देखिए कि ये एक राज्य है, नाम है उड़ीसा, और यहाँ भाषा बोली जाती है उड़िया, उड़िया भाषा बोली जाती है। इसके ठीक पास में एक राज्य है बंगाल, वेस्ट बंगाल, और भाषा यहाँ बोली जाती है बंगाली। ठीक है, उसके नीचे राज्य है आंध्र प्रदेश, भाषा यहाँ बोली जाती है मलयालम। उसके नीचे तमिलनाडु, भाषा बोली जाती है तमिल। इधर देखिए गुजरात में गुजराती बोली जाएगी, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में अवधी बोली जाती है, वहीं राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। ऊपर जाए हरियाणा में अलग ही बोली है, पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी, वहां की स्क्रिप्ट भी अलग है। तो ये सब चीजें, ये जो इस तरह से इतनी नृजातीय विशेषताएं हैं, इतनी भाषाई विविधताएं हैं, इतनी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, ये सब भारत जैसे देश को एक साथ अगर बांधे रखना है तो उन सबको अलग अलग ग्रो करने के लिए हमें उनको प्रेरित करना होगा। और इसीलिए क्या किया जाता है, इस पूरे देश को अलग अलग राज्यों में विभक्त कर दिया गया, ठीक है, ताकि वो अपने अपने संस्कृति को बचाए रख सके, अपनी अपनी भाषाओं को बचाए रख सके, अपने हिसाब से अपना विकास कर सके। ठीक है, इस प्रकार के संघवाद को हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म, या साथ रखने का संघवाद। तो यानी दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। पहला जो साथ आने का संघवाद है, इसमें राज्य खुद चला के साथ में आते हैं और कहते हैं कि हम एक राष्ट्र की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म। और जो कि यूएसए और स्विट्जरलैंड इसका एग्जांपल है।
दूसरा होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म, या साथ रखने का संघवाद, जिसमें सारे राज्य जो है वो पहले एक ही हैं लेकिन उनको अलग अलग किया गया है, ठीक है ना, ताकि उनकी विविधताओं को बचाया जा सके। इसमें देश का आकार और विविधताएं जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के अलावा हम बेल्जियम को भी इसका उदाहरण बता सकते हैं। हमने पढ़ा था कि बेल्जियम में किस प्रकार अलग अलग जो प्रजातियां थी उनको बचाए रखने के लिए देश को जो है अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। तो जब चला के किसी एक बड़ी इकाई को विभक्त किया जाता है तो उसको कहते हैं साथ रखने का संघवाद, और जब कई छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है तो उसको कहते हैं साथ आने का संघवाद। तो ये दो तरह के संघवाद है जो दोनों ही तरह के बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि भारत में संघवाद क्या है। भारत में संघवाद, फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में जो संघवाद है वो विश्व के अनूठे संघों में से एक है। हमने अनूठा क्यों कहा? देखो, भारत में जो संविधान बना है उसमें हर चीज को डिस्क्राइब किया गया है, और इस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है कि हर चीज का अर्थ वहीं क्लियर हो जाता है। किसी भी प्रकार की शंका, शक या किसी भी प्रकार की जो कंफ्यूजन है उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। भारत में संघवाद को जानने से पहले आप ये जानिए कि भारत में इस समय कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे में आप मान सकते हैं कि टोटल 36 पार्ट्स के साथ और उसके ऊपर एक केंद्र, 36 पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड 1 सेंटर अबाउट देम, उन पर ऊपर एक केंद्र और उसके द्वारा शासन करना कहीं अगर मुश्किल है तो बहुत आसानियां भी ले आता है। लेकिन इन आसानियों को आसान करने में, इन मुश्किलों को आसान करने में बड़ी दिक्कत आई थी। बहुत सोच समझ के कुछ ऐसी चीजें डिफाइन की गई हैं हमारे भारत में जो कि पूरी तरह से शक्ति का पृथक्करण, विभाजन और उसके विकेंद्रीकरण पर निर्भर करता है। यानी कि इन सभी में जो भारत का संघवाद है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है? सबसे पहली चीज है जो है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, और दूसरा है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। अब देखिए, विकेंद्रीकरण तो आप अच्छे से समझ ही चुके हैं। विकेंद्रीकरण यानी भारत को 36 अलग अलग जो है हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये विकेंद्रीकरण हो गया। अगर हम शक्तियों का विभाजन समझना चाहें तो उनको इस लिस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। ये लिस्ट क्या है? देखिए, हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत जो है वो एक ऐसा राज्य है जिसमें विकेंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर हम किसी व्यवस्था को कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो उस व्यवस्था, उस अंग को इक्वली हमने अधिकार भी दिए हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने 28 राज्य बनाए हैं, उन 28 राज्यों में सरकार है जो उन 28 राज्यों का कामकाज देखती है, तो उन सरकारों को अधिकार भी दिए गए हैं। वो अधिकार कैसे दिए गए हैं? वो अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं, जहां पर 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। 3 सूचियां कौन कौन सी है? 3 सूचियों में पहली तो है संघ सूची, पहली है संघ सूची या जिसको यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट या फिर हमारी केंद्र सरकार को होता है। दूसरी है स्टेट लिस्ट या राज्य सूची, जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारे स्टेट्स को होता है, जो राज्य होते हैं अलग अलग उनको। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट या इसको समवर्ती सूची भी कहा जाता है। इसको समवर्ती सूची भी कहा जाता है। राज्य और केंद्र दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्शन होगा
तो फिर केंद्र का कानून मान्य होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत का संघवाद जो है वो बहुत अनूठा है। अनूठा इस मायने में है कि इसमें ना सिर्फ विकेंद्रीकरण किया गया है बल्कि शक्तियों का विभाजन भी कर दिया गया है। ना सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है बल्कि डिवाइडेशन ऑफ पावर्स भी कर दिया गया है, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से और बहुत एनहेंसमेंट के साथ ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारा जो संविधान है उसमें 3 प्रकार की लिस्ट बनी है। सबसे पहली जो लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, या जिसको केंद्र सूची या फिर संघ सूची भी कहा जाता है। संघ सूची में वे सभी विषय होते हैं जिन पर कानून बनाना केंद्र का अधिकार होता है, और ये देश के लिए बहुत महत्व के विषय होते हैं। देश के लिए बहुत महत्व के विषय। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखिए डिफेंस है, एटॉमिक है, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स है, वॉर एंड पीस है, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, ये सब किस में शामिल किए गए हैं? वो संघ सूची में शामिल किए गए हैं। आप आसानी से समझ सकते हो कि ये सभी वो अधिकार हैं या वो विषय हैं, जैसे कि विदेशों से हमें कैसे संबंध रखने हैं, बैंकिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारे जो आणविक हथियार हैं उनको कैसे मैनेज। तो ये सब राज्यों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको संघ सूची में शामिल किया गया है। दूसरी सूची जो है वो है राज्य सूची। राज्य सूची जो होती है वो ऐसे जो मामले होते हैं जो लोकल लेवल पर यानी कि स्थानीय स्तर की समस्याएं जो होती है उनसे रिलेट करते हैं, या ये मामले स्थानीय महत्व के होते हैं, स्थानीय महत्व के विषय। अब हर राज्य की अपनी बनावट है, हर राज्य की अपनी स्थिति है। ऐसे में अगर सिंचाई की बात की जाए, कृषि की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, जेलों की बात की जाए, लोकल गवर्नमेंट यानी जो स्थानीय शासन की बात की जाए, या पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात की जाए, जमीनों की बात की जाए, लिकर ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि जो अल्कोहल होता है, और साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य की बात की जाए, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवर किस राज्य में कितने हैं उनकी बात की जाए, इन सब लिस्ट को किस में रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य को होता है। तीसरी जो लिस्ट है उसका नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो राज्य और केंद्र दोनों के महत्व के होते हैं, दोनों के लिए समान महत्व के होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर क्या है? दोनों के लिए इनका समान महत्व है, तो फिर समान महत्व होने के बावजूद ये साफ कहा गया है कि यदि कोई विवाद होता है, विवाद के होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा, यानी यहां पर केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दी गई हैं, केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, यहाँ केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है, और उनमें वो सभी सब्जेक्ट हैं जो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे एजुकेशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जिनमें एग्रीकल्चर के अलावा कुछ होगा, फॉरेस्ट होंगे, ट्रेड यूनियंस होंगे, अडल्टरेशन, अडॉप्टेशन और सक्सेशन होंगे, यानी कि जो गोद लेने या फिर उत्तराधिकार की जो भी बातें हैं वो सब समवर्ती सूची में डाल दी गई है। उसके अलावा हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत आगे की सोच रखते हुए क्या किया? हमारे संविधान निर्माताओं ने एक लिस्ट और बनाई जिसको रेजिड्यूरी पावर कहा जाता है। रेजिड्यूरी पावर का अर्थ होता है जो अवशिष्ट शक्तियां होती है। अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट सूची, इसकी शक्तियां पूरी केंद्र को दे दी गई हैं। इन शक्तियों पर या इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के कोई अन्य विषय आते हैं तो उनको अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया जाएगा और केंद्र को उसकी पूरी अधिकार दे दिया जाएगा कि वो उस पर कानून बनाए। जैसे कि साइबर लॉ,
साइबर लॉ बहुत बाद में आया संविधान बनाने के, तो फिर उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे दिया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार भारत में संघात्मक व्यवस्था को लागू किया गया। हालांकि भारत में कहीं भी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फ्यूडल शब्द या संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये कहीं नहीं कहा गया है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन भारत को राज्यों का संघ जरूर कहा गया है। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि संघात्मकता की जो पराकाष्ठा है वो होते हुए भी भारत में केंद्र को बहुत अधिक मजबूत बनाया गया है, और यही अनेकता में एकता की हमारी विशेषता को परिलक्षित करता है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से होते हैं अलग अलग तरह के संघवाद, और भारत में संघवाद को किस तरह से लागू किया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले कुछ सर्टेन टॉपिक्स के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप जरूर लिखिए, जो भी कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को डाउट्स ना रहने दिया जाए, उनको क्लैरिफाई कर दिया जाए। थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं।